तो चलो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली एविडेंस समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि आप जब ऑडिट करेंगे, प्रोसीजर्स जो भी परफॉर्म करेंगे ना, तो ऑडिट प्रोसीजर्स का पर्पस एविडेंस कलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये बात अब आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या पर्पस है भाई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का? एविडेंस कलेक्ट करना। एविडेंस कलेक्ट करना है ना, ये बात अब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, एविडेंस क्या कलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑडिट में। आपका क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई ये सिचुएशन है, आपको ये पर्टिकुलर चीज ऑडिट करनी है, क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे, तो वो रिलेवेंट प्रोसीजर हमको सीखना पड़ेगा। और क्या एविडेंस आप लोग कलेक्ट करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर से पहले इन्होंने एविडेंस पढ़ा दिया है ना, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर्स में अपन लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे ऑडिट। तो पहले हम लोग एविडेंस समझ लेते हैं कि भाई एविडेंस किस चीज के लिए क्या एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और इस चैप्टर में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाई है वो असर्शन समझाया है। क्योंकि हम लोग जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं असर्शन के लिए। ठीक है। तो एक तो क्वालिटी, असर्शन, फिर प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा सैम्पलिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर और किन लोगों को अपने साथ काम में यूज में ले सकता है, मतलब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ये हम लोग, ऑडिटर खुद भी काम करता है, उसको तो करना ही है, उसके अलावा भी वो कुछ और दूसरे लोग होते हैं जिनको यूज में ले सकता है। ठीक है। और कुछ ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो अब हम लोग यूज में ले रहे हैं। आईएसए 500 बेटा ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है। ये आईएसए 500 कह रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि भी ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करने, परफॉर्म करने इन सच अ वे टू इनेबल द ऑडिटर टू obtain sufficient appropriate ऑडिट एविडेंस। तो आपका आईएसए 500 कह रहा है कि भाई ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है कि जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इस तरीके से करे परफॉर्म और उनको डिजाइन करे ताकि उसको जो एविडेंस मिले वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो। अब यहाँ पे बेटा दो वर्ड यूज करे गए हैं, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ठीक है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस दी ऑडिटर ओपिनियन, तो आपका ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा वो उन कंक्लूजन पे बेस्ड होगा जो आप किसको एनालाइज करने के बाद बनाओगे या पहुंचोगे, ऑडिट एविडेंस को एनालाइज करने के बाद पहुंचोगे। ठीक है। और वो एविडेंस कैसे होनी चाहिए, वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। क्लियर है भैया आईएसए 500 क्या कह रहा है ये बात? यस। ठीक है। अब आईएसए 500 में जो वर्ड सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है। आप क्या किस चीज के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, पहले तो वो चीज है ना, क्या हम लोग किस क्या क्या ऐसी चीज है जिसको हम एविडेंस, एक फैक्ट नाम की एक चीज होती है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। जैसे आपकी एज एक फैक्ट है ना, एज फैक्ट है आप लोगों की सबकी, यस और नो? यस। Yes, sir. इट इज अ फैक्ट। So, if I am an auditor and I need to gather the evidence to find out your age, या to support your age, ना find out तो गलत बोलते हैं, to support your age, what is the correct evidence it will be there for me? क्या होगा भाई वो evidence क्या होगा? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट और योर 10th मार्कशीट, बोथ आर रिलेवेंट इक्वली, कि हाँ भाई सर ये ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे हमारी जो एज है वो प्रूव हो जाएगी, है ना, ये सुनो। सो यस। अब जब बात करी मैंने कि भी तुम्हारी एज को सपोर्ट करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सफिशिएंट एविडेंस है ना, इसके अलावा कुछ एविडेंस नहीं चाहिए क्योंकि उससे सफिशिएंटली प्रूव हो गई ना। अब आगे और कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है मेरे को आपकी एज के लिए, वो एक ही एविडेंस बहुत है आपकी एज को प्रूव करने के लिए, यस और नो? यस। ठीक है। तो वो सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी, मतलब ये इतना एप्रोप्रिएट एविडेंस है, ये क्वालिटी वाइज इतना अच्छा एविडेंस है कि हमें दूसरे किसी एविडेंस की जरूरत भी नहीं है ना। तो क्या होता है कि जिस फैक्ट, कोई फैक्ट जो है, जब आप उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस ढूंढते हो तो आपको ये देखना है
कि एविडेंस क्या अवेलेबल है आपके पास। अगर वो एविडेंस क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा तो क्वांटिटी ऑफ एविडेंस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी, एक एविडेंस से ही शायद काम चल जाए, दूसरा एविडेंस की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, तो जो फैक्ट है उसके लिए एविडेंस क्या अवेलेबल है, कितना अप्रोप्रिएट एविडेंस अवेलेबल है, किस क्वालिटी का एविडेंस अवेलेबल है, उसके ऊपर क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes sir. तो सफिशिएंसी, वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। जितना अप्रोप्रिएट होगा उतनी कम हम लोगों को एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? yes sir. ये अब यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कोर्स भी बात है जो मैंने आपको बताया, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है कि भाई किसी चीज के लिए कितने एविडेंसेस की जरूरत आपको पड़ती है ना? वैन लेकिन देर आर सर्टेन फैक्टर विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। द फैक्टर्स आर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, nature of accounting and internal control systems, results of control test, auditor knowledge and experience of the business, size of the population being tested, size of the sample being accessed, and the reliability of the evidence obtained। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए क्या हमें जो एविडेंस मिले हैं वो सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? ये फैक्टर्स हैं, थोड़े याद ही करने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटीरियलिटी है, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गया, आपका कंट्रोल टेस्ट का रिजल्ट हो गया, आपकी नॉलेज हो गई एक्सपीरियंस को लेकर के, कितनी बड़ी पॉपुलेशन आप टेस्ट कर रहे हो, सैंपल आपने कितना की लिया है, एविडेंस की रिलायबिलिटी क्या है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, है ना? yes sir. तो सर ये इन सारे सार फैक्टर्स याद करना है, क्या? सारे फैक्टर्स याद करना है। हाँ मतलब इतने हैं नहीं ना, एक एक दो बार पढ़ो बेटा याद हो जाएंगे। क्या क्या चीजें देखो इसमें, भाई कोई एविडेंस इनफ, हालांकि कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत आएगा नहीं कि भाई आपको सारे फैक्टर्स बताने पड़ेंगे, बट हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो है क्या क्या, बहुत सारी चीजें कॉमन है ना। रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, मटीरियलिटी हो गया, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स का नेचर हो गया, कंट्रोल टेस्ट का रिजल्ट हो गया, आपकी नॉलेज हो गई बिजनेस को लेकर के क्या है। फिर आ जाते हैं हम लोग कि भाई जो पॉपुलेशन जिसको टेस्ट किया जा रहा है, जैसे सेल्स एक पॉपुलेशन हो सकती है, परचेज एक पॉपुलेशन हो सकती है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, सैंपल साइज आपने कितना लिया है, इसके अलावा एविडेंस की रिलायबिलिटी क्या है। एक दो बार पढ़ोगे बेटा इसको अच्छे से समझ लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? yes sir. ये चीज। अब एप्रोप्रिएट एविडेंसेस का मतलब वो एविडेंस की भी क्वालिटी वाइज कितना होगा। क्वालिटी डिपेंड करती है रिलायबिलिटी और रिलेवेंस के ऊपर, कितना रिलायबल एविडेंस है, कितना रिलेवेंट एविडेंस है। अब जैसे एज के लिए जो आपने सर्टिफिकेट बताया, बर्थ सर्टिफिकेट, वो रिलेवेंट भी है, वो रिलायबल भी है, बहुत रिलेवेंट एविडेंस है वो तो एज के लिए, और बहुत रिलायबल एविडेंस है क्योंकि गवर्नमेंट ने के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद कुछ जरूरत नहीं हुई। अब ये मैं, आप मुझसे पूछोगे सर ये कैसे पता चले कि भाई ये रिलायबल है, रिलेवेंट है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ना, ये तो आपको एविडेंस देख करके समझना पड़ेगा कितना रिलेवेंट और रिलायबल है। ये गाइड मैं नहीं कर सकता आपको, ये आपका खुद का प्रोफेशनल जजमेंट होगा ना कि हाँ सर ये एविडेंस कितना अच्छा है, यस और नो? yes sir. ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि यार्ड स्टिक है हमारे पास, नाप लिया, है ना? फिगर्स नहीं है ना, जहाँ फिगर्स होते हैं वहां स्पेसिफिक चीजें होती हैं। जब अभी हम लोगों का जो सब्जेक्ट ऑडिट इज, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर, तो उसमें जब हम काम भी करते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव चीजों की कमी है, तो वहां हमको सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि हर चीज बुक में नहीं दी जा सकती ना, हर चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो कोई एविडेंस आपको मिला कितना रिलायबल रिलेवेंस है, वो आपका प्रोफेशनल जजमेंट ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे? yes sir. वो आप ग्रेजुअली व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, तो फिर वो धीरे धीरे आप सीखेंगे कि भाई हम लोग किस एविडेंस को कितना रिलायबल कंसीडर करते हैं, क्या होता है। बट फिर भी कुछ चीजें हम लोग आपको बता देते हैं। देखो रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि एविडेंस आया कहाँ से। अगर वो एविडेंस क्लाइंट ने खुद ने जनरेट किया तो वो कम रिलायबल एविडेंस होगा, और अदर वो एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से मिला है तो वो एविडेंस बाहर से रिलायबल वो होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बात करी आपके बर्थ सर्टिफिकेट की, वो किसने जनरेट किया है एविडेंस?
वो क्लाइंट ने खुद ने किया है या सरकार ने बनाया? थर्ड पार्टी है, वो तो बाहर से लिया गया है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना? yes sir. सो दैट्स वाई इट इज मोर रिलायबल। अगर मान लीजिए कोई एज का प्रूफ ऐसा होता जो कि आपके क्लाइंट ने जनरेट किया होता, तो वो रिलायबल कम होता, तो हमको थोड़े ज्यादा एविडेंस चाहिए होते एज के प्रूफ के लिए, है ना भाई? यस और नो? yes sir. ये बात, तो वो कहाँ से जनरेट हुआ वो देखना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल सोर्स से मिला तो वो ज्यादा रिलायबल है, अगर वो क्लाइंट ने जनरेट किया तो कम रिलायबल है। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर कोई एविडेंस ऑडिटर डायरेक्टली खुद से लेता है, ऑब्टेन करता है, तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं इन कंपैरिजन कोई एविडेंस इनडायरेक्टली ऑब्टेन। मतलब कई बार कहीं ऐसा होता है कि ऑडिटर हर जगह खुद नहीं पहुंच पाता, तो वो बोलेगा किसी और को काम करने के लिए, वो एविडेंस वहां से वो दूसरा पर्सन उसको ला करके देगा, तो वो उसने खुद कलेक्ट नहीं किया एविडेंस, तो वो रिलायबल कम है। और जहां पे ऑडिटर खुद पहुंच जाएगा काम करने के लिए और वहां से एविडेंस इकट्ठे करके लाएगा, वो रिलायबल एविडेंसेस ज्यादा होंगे। समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? yes sir. ठीक है। क्लाइंट खुद जो जनरेट एविडेंस क्रिएट करे वो लीस्ट रिलायबल सोर्स होते हैं, इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए हम लोग बाहर के एविडेंसेस लें, क्लाइंट जनरेटेड एविडेंसेस नहीं लें। ठीक है। अब लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ क्लाइंट जनरेटेड एविडेंसेस ही अवेलेबल होते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। ठीक है। अब क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस की रिलायबिलिटी भी आप देख सकते हो कि भाई हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हमेशा बदमाश ही होगा यार, कुछ क्लाइंट अच्छे भी तो होंगे, सारे क्लाइंट बदमाश थोड़ा ना होंगे, कुछ क्लाइंट अच्छे भी तो होंगे, है ना भाई? yes sir. तो क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस भी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट से के यहाँ पे जनरेट हुआ एविडेंस वो हमारे लिए खराब ही हो, उसको तो देखना ही नहीं, ऐसा नहीं है। उन एविडेंसेस पे रिलाय कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि वो एविडेंस क्रिएट कैसे हुआ। देखो कोई भी बिजनेस में आप एरर्स और फ्रॉड को रोकने के लिए कंट्रोल्स बनाते हो कंट्रोल, हाँ या ना? yes sir. तो जब ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करेगा उससे पहले तो वो ये देखेगा कि कंट्रोल अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे। अगर किसी के यहाँ पे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट है, वो काम अपना अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस भी अच्छे एविडेंस हो सकते हैं। ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरनल कंट्रोल। उसका भार किसके ऊपर डाल दिया कि भाई क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस अच्छा होगा बुरा होगा, वो डाल दिया आपने कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है। तो पहले कंट्रोल टेस्ट करो कि भाई कंट्रोल्स कैसे, अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस भी पे भी रिलाई किया जा सकता है। कंट्रोल्स अगर अच्छे नहीं है क्योंकि वो एरर्स और फ्रॉड्स को नहीं पकड़ पाते हैं, रोक नहीं पाते, या उनको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे एविडेंसेस जो हैं वो रिलायबल कम होते हैं। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes sir. इसके अलावा रिटर्न एविडेंस हमेशा ओरल एविडेंस से ज्यादा अच्छे होंगे, एक जनरल रूल है। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा रिलायबल होंगे कॉपीज और डॉक्यूमेंट से, है ना? जेरोक्स अगर आप किसी चीज की देख रहे हो और उसकी जगह पे आपके पास ऑप्शन है कि ओरिजिनल देखने को मिले, तो क्या देखना चाहिए? जेरोक्स से ही काम चला लोगे या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखोगे? original document. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे। और कोई अगर कोई चीज ओरिजिनली कंप्यूटर में फीड करी जाती है, ठीक है, और उसका बाद में प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखाया जाए, तो हमारे को क्या देखना चाहिए? प्रिंट आउट देखना चाहिए, ओरिजिनली कंप्यूटर में वो डेटा देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? original computer data. ओरिजिनल कंप्यूटर डेटा, क्योंकि अब आजकल धीरे धीरे सब यही होता जा रहा है ना, सब कब चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। अब तो बेटा आपके सर्टिफिकेट्स और ये भी कुछ समय बाद गवर्नमेंट फिजिकल इशू करना ही बंद कर देगी, वो सब कहाँ आएंगे? वो सब कंप्यूटराइज नहीं आएंगे अब आजकल, है ना? आजकल सिग्नेचर भी अब तो क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर हो गए ना सब जगह पे, है ना? yes sir. तो अब धीरे धीरे इवन सर्टिफिकेट्स जो गवर्नमेंट इशू करती है वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं। तो बिजनेस में तो वैसे ही सारा काम कंप्यूटराइज हो रहा है, सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो उनके प्रिंट आउट देखने से बेटर है कि आप उनको ओरिजिनली डिजिटल फॉर्म में ही देखें। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? yes sir. ठीक है। और डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज इट मे बी डिफिकल्ट टू सी इफ दीज हैव बीन टेम्पर्ड विद, तो इसलिए हमको यहाँ पे ओरिजिनल ही देखने चाहिए अवेलेबल। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज्यादा रिलायबल है उनके डॉक्यूमेंट्स कॉपीज से।
चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे थोड़ा बहुत कि हाँ सर ये एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, कम रिलायबल है, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ये वैसे हालांकि देखो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है। अब देखो कोई एविडेंस कितना रिलेवेंट होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेवेंसी। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन आप टेस्ट कर रहे हो वो चीज उससे कितनी रिलेट करती। अब आपका एज एक फैक्ट था और एविडेंस हमने जो लिया वो लिया बर्थ सर्टिफिकेट, वो बिल्कुल उससे रिलेवेंट है, रिलेट करता है ना, यस और नो। Yes, sir. थोड़ा कम रिलेट करती है टेंथ की मार्कशीट, हालांकि टेंथ की मार्कशीट भी गवर्नमेंट ने जारी करी है, उसके ऊपर आपका एज लिखा होता है, एज लिखा होता है ना, उस पर बर्थ ईयर लिखा रहता है उसका, है ना, उसको भी हम लोग कंसीडर, बट इट इज लेस रिलेवेंट कंपैरेटिवली टू बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे मोस्ट रिलेवेंट है, फिर टेंथ की मार्कशीट आ गई, है ना, यस और नो। Yes, sir. तो ये रिलेवेंसी डिपेंड करती है कि भाई आप जो एविडेंस लेकर के आ रहे हो वो कितना असर्शन से रिलेट करता है। असर्शन मतलब फैक्ट होता है, वही हम लोगों को मेजर समझना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज असर्शन समझना है, ये आप जितना अच्छे से समझ जाओगे उतने ही इजीली आपके लिए ये डिटरमाइन करना होगा कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है और हमको एविडेंस क्या करना है। देखो असर्शन का मतलब है फैक्ट, क्या क्या मतलब है बेटा यहाँ पे असर्शन का? Fact. फैक्ट मतलब है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे आईएसए 315 में डेफिनेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लिसिट और अदरवाइज with respect to recognition, measurement, presentation, and disclosure of information in the financial statement, which are inherent in management, representing that the financial statement are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. See, बिजनेसमैन ने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया बिजनेसमैन ने, क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, Yes, है sir. ना, हाँ या ना में तो जवाब दो। किसने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसने बनाया? Business ने. बिजनेस से बनाया। अब आप वो पर्सन हो जो कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके कुछ डिसीजन लेगा, मतलब आप स्टेक होल्डर हो। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा करके देखोगे तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आएगी कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने, बनाने चाहिए थे। ठीक है, तो आपको नहीं पता ये कैसे बनाने चाहिए थे, आप तो एक स्टेक होल्डर हो, बट आप ये मानोगे कि ये वैसे ही बनाए गए होंगे जैसा कि रिक्वायर्ड है, मानोगे ना कि भाई क्योंकि अब उन्होंने बना करके दे दिया इसको, तो आपको तो नहीं पता, आप तो उसके एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आप ये अज्यूम करोगे कि हाँ भाई अगर कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो ये वैसे ही बनाए गए होंगे जैसा कि कानून के हिसाब से बनने चाहिए थे। मानोगे नहीं मानोगे ये बात, यस और नो? Yes, sir. आप अब वही मानोगे हाँ भाई एज पर लॉ ये ऐसे ही बनते होंगे, तो अब ये चीज गिवन उसको नहीं पता। अब एज अ ऑडिटर आपको पता है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एज अ अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने पता है, तो आपको ये पता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है विच इज बेसिकली अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और उसके अकॉर्डिंग वो बनाए जाते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? आ रही है बात समझ में, हाँ या ना, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एक चीज देखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट साइड पर बैंक अकाउंट में ये लिखा गया कि 50 लाख रुपए है, उन्होंने लिख दिया एसेट साइड पे बैंक के अंदर 50 लाख रुपए पड़े एज ऑन 31 मार्च। अब मैं यूजर हूं, मैंने देखा बैंक में पड़े हैं 50 लाख रुपए, ठीक है, किसके हैं ये 50 लाख रुपए, किसके हैं, किसके होंगे, होने चाहिए, किसके होने चाहिए ये? बिजनेस। बिजनेस के होने चाहिए। ये बात उन्होंने कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से लिखी है क्या? नो सर। Yes, sir. नहीं लिखी ना, आपने तो सिर्फ इतना ही लिखा कि हमारे पास एसेट में बैंक में 50 लाख है। ये किसके हैं आपने नहीं लिखा, लेकिन जो पढ़ेगा वो ये मानेगा कि हाँ ये 50 लाख रुपए आपके होंगे तभी आपने इसमें लिखे हैं। ये आपने अलग से तो नहीं बोली बात, लेकिन स्टिल इनहेरेंटली जो उसको पढ़ रहा है उसको यही लगेगा कि ये 50 लाख रुपए आपके हैं।
यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, वो ये मानेगा। दूसरी चीज, वो तो आपने सब चीजें सब अलग अलग लिखी भी नहीं है, कि आपने बैंक अकाउंट्स की सारी एंट्री सही से करी होंगी, वो भी ये मानेगा। जो देख रहा है उसको आपने ये भी बात अलग से नहीं लिखी, लेकिन जो देख रहा है वो तो ये मान रहा है ना कि हाँ भाई आपने कैलकुलेशन जो करी है पूरी बैंक अकाउंट की, जो भी सारी एंट्रीज है वो सभी रिकॉर्ड करी है, तभी आपने ये चीजें यहाँ लिखी है। मतलब आपने जो रिकॉर्डिंग करी है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी है, वो भी ये मानेगा। वो देखेगा तो उसको वो तो ये सोच के चलेगा कि ना आपने पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी है, और कंप्लीट रिकॉर्डिंग करने के बाद ही फाइनली 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए, ये भी मानेगा वो। यस और नो? Yes, sir. even this fact is separately not given by the क्लाइंट तो मना कर देगा, हमने कब लिखा कि ये पैसे हमारे हैं, हमने तो सिर्फ ये लिखा कि हमारे एसेट में 50 लाख रुपए। अरे आपने नहीं लिखा, बट जो उसको पढ़ेगा वो तो यही समझेगा ना कि भाई ये आपके 50 लाख रुपए हैं, इसको आपने कंप्लीटली रिकॉर्ड किया। ठीक है, उस और मान लो आपने एसेट में लिख दिया हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी कीमत आज की डेट में 2 करोड़ रुपए। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है वो क्या सोचेगा, किसकी मशीनरी है ये? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है उसके दिमाग में क्या आएगा, किसकी मशीनरी है ये? जल्दी बताओ। Business. बिजनेसमैन के। आप अगर यूजर हो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और आपने देखा कि 2 करोड़ की मशीनरी, तो व्हाट फर्स्ट थॉट विल बी कम इन योर माइंड कि बिजनेस के पास कितने की मशीनरी है और किसकी मशीनरी है ये? 2 करोड़ की मशीनरी बिजनेस के पास है, उसी की है ना? आएगा नहीं आएगा? यस और नो? Yes, sir. उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगा, आप ये भी सोचोगे कि ये मशीन कहीं ना कहीं फैक्ट्री में रखी होगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा इसका, है ना? होना चाहिए, Yes. नहीं होना चाहिए फिजिकल एग्जिस्टेंस उस मशीनरी का कहीं? Yes, sir. तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुनिया को देते हो तो उसको पढ़ने वाला बहुत सारी चीजें मान के चलता है ना? तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इशू किया उसमें आपने बहुत सारी चीजें अलग से नहीं लिखी हैं, बट आपके प्रेजेंटेशन से वो चीजें इनहेरेंटली जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है, वो इनहेरेंट रिप्रेजेंटेशन से जो आप कर रहे हो। आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया कि मशीन 2 करोड़ की, इट मींस कि आप ये कह रहे हो ये मशीन बिजनेस की मशीनरी है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी वैल्यूएशन हमने प्रॉपरली करी है, इसकी कैलकुलेशन हमने प्रॉपरली करी है, हमने सारी कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी है। मशीनरी अगर बेच दी थी बीच में वापस नहीं आई तो डेप्रिसिएशन वगैरह सब अच्छे सही से कैलकुलेट किया। दीज आर योर रिप्रेजेंटेशन यू हैव गिवन अदरवाइज। आपने एक्सप्लिसिटली नहीं दिए, बट यू हैव गिवन दिस फैक्ट्स अदरवाइज टू द पर्सन हु इज लुकिंग एट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आया समझ में बेटा? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. इस वजह से असर्शन टर्म समझना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, क्योंकि आप एविडेंस उन असर्शंस के लिए इकट्ठे करते हो जो अलग से नहीं लिखे गए। ठीक है, आप एविडेंस इकट्ठा किस चीज के लिए करेंगे? आप ऑडिटर हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा गया है कि मशीनरी है 2 करोड़ रुपए की, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जो पढ़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आपको एविडेंस किस चीज का इकट्ठा करना है? आपको एविडेंस इकट्ठा करना है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये पर्टिकुलर असर्शन है और इस चीज के लिए हम लोग एविडेंस मांगेंगे क्लाइंट से। आया समझ में? क्लियर बेटा यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. आप उसकी वैल्यूएशन का असर्शन जो है उसके लिए एविडेंस मांगेंगे, भाई ये वैल्यू आपने 2 करोड़ रुपए कैसे निकाली। ठीक है, आप उसकी कंप्लीटनेस का एविडेंस इकट्ठा करेंगे कि ये 2 करोड़ रुपए मशीन, जैसे आपने डेप्रिसिएशन स्कूल में कैलकुलेट करना सीखा होगा, तो ब्लॉक ऑफ मशीनरी होती है, उसमें से कुछ पार्ट बेच दिया कभी, फिर नया खरीद लिया, तो वो चलता रहता है, उसकी वैल्यूएशन निकाली आती है लास्ट में, एंड में। यस और नो? Yes, sir. है ना? तो वो वैल्यूएशन प्रॉपर करी गई है नहीं करी गई है, इस चीज के लिए आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आया बेटा यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ये हमारे असर्शंस होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अक्रेंस।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा सेल करी 1 करोड़ रुपए की, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने 1 करोड़ की सेल अकर हुई है, अक्रेंस है ना? दिस इज द फर्स्ट असर्शन। जितनी सेल हुई सारी कंप्लीटली रिकॉर्ड करी, दिस इज योर सेकंड असर्शन। जो भी सेल हुई एक्यूरेटली रिकॉर्ड करी, दिस इज योर थर्ड असर्शन। जिस पीरियड में सेल हुई उसी पीरियड में रिकॉर्ड करी गई, दिस इज योर कट ऑफ असर्शन। जो सेल सेल की तरह रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ठीक है, उसको हमने सेल की तरह रिकॉर्ड किया। जो चीज सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, हमने उसको सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं किया। दिस इज क्लासिफिकेशन असर्शन। जैसा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से सेल का होना चाहिए था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वैसा हमने प्रेजेंट किया। दिस इज प्रेजेंटेशन असर्शन। तो एक ट्रांजैक्शन के को दिखाने का मतलब ये 6 फैक्ट्स दुनिया को देना है: अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। आया बेटा समझ में? क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. वैदिक, तो आप अब एविडेंस अक्रेंस के लिए मांगेंगे, कंप्लीटनेस के लिए मांगेंगे, एक्यूरेसी के लिए मांगेंगे, कट ऑफ के लिए मांगेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए मांगेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए मांगेंगे। एविडेंस आपको इन 6 चीजों के मांगने पड़ेंगे क्लाइंट से। क्लियर है? समझ में आ गया? सिमिलरली अकाउंट बैलेंसेस जो हमारी बैलेंस शीट में होते हैं, एग्जिस्टेंस, कोई लायबिलिटी है उसकी ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, अलोकेशन, तीनों एक ही बात हो गई, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। ये हमारी बैलेंस शीट के असर्शंस होते हैं, दोनों के 6 असर्शन है। क्लियर है भाई? समझ में आ गए यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. हर असर्शन का एविडेंस इकट्ठा करने का एक प्रोसीजर होगा जो आपको पता होना चाहिए, जो आप अपने एग्जाम में लिख करके आएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये एसेट है, आप कैसे करेंगे ऑडिट? आप बोलेंगे इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? जा करके देखेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे वहां पे। ये मेरा असर्शन, ये प्रोसीजर हो गया। ऐसे मैंने देखा, एविडेंस इकट्ठा किया, लिखा अपने डॉक्यूमेंट में, काम हो गया। इस तरीके से काम होता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस किया, बट हमने समझ लिया। फटाफट रीड कर लेते हैं। अक्रेंस कि भाई ट्रांजैक्शन इवेंट जो है वो अकर हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। आपने कोई चीज खरीदी है तो वाकई खरीदी है, आपने कोई चीज बेची है तो बेच का के बेची, आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया तो इट वाज एक्चुअली इनकर्ड। ऐसा ही नहीं है कि नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं और हमने रिकॉर्ड कर दिया। इट हैव बीन अकर्ड कंप्लीटली। आपने उस डायरेक्शन ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से रिकॉर्ड हुआ। 100 रुपए के ट्रांजैक्शन को 50 रुपए रिकॉर्ड नहीं किया है आपने। एक्यूरेसी, हमने उस ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया है, 100 के 1000 नहीं कर दिए, 1 जीरो ज्यादा लग गया गलती से, एक्यूरेसी खराब हो गई। यस और नो? ठीक है। Yes, sir. कंप्लीटनेस एक्यूरेसी में थोड़ा फर्क है। नंबर 10 ट्रांजेक्शन हुए, पूरे 10 हुए तो कंप्लीट है, ठीक है। अब 10 के 10 रिकॉर्ड किए लेकिन गलत अमाउंट पर रिकॉर्ड कर लिया, एक्यूरेसी नहीं है आपके अकाउंटिंग के अंदर। कट ऑफ, जिस पीरियड का ट्रांजेक्शन था उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया। अभी 2023 24 24 25 चल रहा है, तो आप जो भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे वो इसी पीरियड के रिकॉर्ड करोगे। 2025 31 मार्च के बाद आप रिकॉर्ड बंद कर देंगे बुक्स को, उसके बाद के ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ना ही इस पीरियड से पहले के ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन, जैसा उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए था एस प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सीखा है क्लासिफिकेशन आपने? सीखा है नहीं सीखा? किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसको कौन से अकाउंट में डालेंगे। ये सीखा नहीं सीखा आप लोगों ने? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. मैंने मशीनरी रिपेयर कराई, 10 लाख रुपए खर्चा आ गया, ठीक है। ये ऐसे इस ये जो 10 लाख रुपए हैं, इसको कैपिटलाइज करोगे या इसको रेवेन्यू कंसीडर करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? रिपेयर्स की कॉस्ट को क्या करते हैं? Revenue P&L में आ जाएगी. P&L में जाएगी ना, कैपिटलाइज थोड़ा कर दोगे इसको।
इट इज क्लासिफिकेशन। तो कहीं क्लासिफिकेशन की गलती तो नहीं है, प्रेजेंटेशन कि भाई किस तरीके से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए था। सिमिलरली आपके एसेट लायबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्लिगेशन है, राइट है ना, कंप्लीटनेस है, सारी जितने भी सारे एसेट थे, जितनी भी लायबिलिटी थी, जितने भी इक्विटी इंटरेस्ट थी, सारी कंप्लीटली रिकॉर्ड करी गई है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया है, उसका सही वैल्यूएशन है, सही तरीके से अलोकेट किया गया है, क्लासिफिकेशन अगेन सेम थिंग, प्रेजेंटेशन। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ये इन्होंने यहाँ पे बताया। एक सेकेंड ना, अब आपको बड़ी बात है ना, एक सेकेंड, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब एविडेंस मिलता कैसे? प्रोसीजर परफॉर्म करके मिलता है। कैसे मिलता है भाई एविडेंस हमको? एविडेंस हमको मिलता है प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। कैसे मिलेगा, जल्दी बोलो भाई, कैसे मिलेगा एविडेंस? Procedure perform करके. प्रोसीजर्स दो होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। एक वो प्रोसीजर जिससे कि कंट्रोल को टेस्ट किया जाएगा कि कंट्रोल अपना काम करता है नहीं करता। फिर उसके बाद सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एक आपका एनालिटिकल। एक एक करके इनको समझेंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले उन्होंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझाया। एक प्रोसीजर जो कि आप परफॉर्म करते हो ये इवेल्युएट करने के लिए कि कंट्रोल सही से डिजाइन किया गया है, कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब इस चीज को समझिए, कंट्रोल बनाते क्यों है? कंट्रोल बनाया जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। किस लिए बनाया जाता है भाई कंट्रोल? यहाँ पे किस लिए बनाओगे कंट्रोल? किस लिए बनाओगे कंट्रोल? Detect, prevent और correct करने के लिए. किसको? Material misstatement. मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ना। तो बिजनेसमैन नहीं चाहता कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसी तरह का मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। फर्स्ट, उसको एट अ वेरी फर्स्ट पॉइंट पे प्रिवेंट कर लूं। अगर हो गया तो कंट्रोल हो जो उसे डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट कर लिया तो कंट्रोल हो कि उसे करेक्ट कर ले। ये कंट्रोल्स बिजनेस बनाएगा, मैनेजमेंट का काम है, टीसीडब्ल्यूजी का काम है कि आप ये कंट्रोल्स बनाए, ठीक है। अब अगर ये कंट्रोल अपना काम अच्छा कर रहे होंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या एंड होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? कहाँ खत्म होती है रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे खत्म हो जाती है, यस और नो? Yes, sir. तो अगर ये कंट्रोल्स अपना काम इफेक्टिवली करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम होंगे कि ज्यादा होंगे? क्या होगा? अगर कंट्रोल अच्छा काम कर रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे? क्या होगा जल्दी बताओ? कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे, है ना। और अगर कंट्रोल्स अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। Yes, sir. ये बात। तो आप सबसे पहले कंट्रोल टेस्ट करोगे कि भाई कंट्रोल्स क्या है, पहले ये देखें कि ये अपना काम अच्छे से कर रहे हैं क्या, इनका दे हैव बीन डिजाइंड गुड एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट इफेक्टिवली, ये हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम ये टेस्ट करेंगे उनको टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स बेटा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ कंट्रोल टेस्ट किया। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, असर्शंस अभी जो ऊपर पढ़ के आए कि कोई चीज फिजिकली एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर किया नहीं किया, क्लाइंट के पास उसका राइट है या नहीं है, ये सारे जो टेस्ट आप करते हो, ठीक है, उन सारे टेस्ट को करने के लिए जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जाते हैं उनको सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कहते हैं, ठीक है। फर्क समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. तो पहले सब्सटेंसिव काम करेंगे, पहले कंट्रोल टेस्ट करेंगे। क्या करोगे पहले?
पहले क्या करना चाहिए हमको? दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए सिमरन? क्या करना चाहिए? पहले कंट्रोल टेस्ट करना चाहिए, पहले सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल कंट्रोल टेस्ट टेस्ट। करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कंट्रोल अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर कंट्रोल काम अच्छे से कर रहे होंगे ना, तो मुझे सब्सटेंसिव टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। फिर गलतियां, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस भी तो कम हो गए। रिस्क कम हो गया भाई, यहाँ पे कंट्रोल अच्छा काम कर रहा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम हो गया नहीं हो गया? यस और नो? Yes, sir. तो उसके बेसिस पे अब मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि मुझे सब्सटेंसिव टेस्टिंग कितनी करनी है। ठीक है, तो वो सबसे पहले आप कंट्रोल टेस्ट करो, उसका जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पे डिटरमाइन करो कि सब्सटेंसिव टेस्टिंग कितनी करनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. यही बात इन लोगों ने इसमें पूरी बात करी। इन ऑर्डर टू डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब सब्सटेंसिव टेस्टिंग करने के लिए पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल्स आपके वाइटल कंपोनेंट होते हैं, मैकेनिज्म है जिनसे कि आप क्लाइंट आपका कोशिश करता है यहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स को रोकने की, डिटेक्ट करने की, करेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए भी जरूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी जरूरी है। ये सब इन चीजों जितना अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा, कंट्रोल रिस्क उतना कम होगा और रिस्क और मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट रिड्यूस होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू एबल टू, अब कंट्रोल्स पे अगर आप रिलाय करना चाहते हो तो अगर देखो रिलाय करना चाहते हो ना, आपको इनिशियली ये लगता है कि बेकार कंट्रोल है यार, कौन टाइम खराब करे, तो मत करो टेस्ट। लेकिन अगर आप कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल्स काम कैसे करते हैं, इस पूरे सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन डिजाइन का असेसमेंट होगा, सिस्टम टेस्ट होगा, और उसके बाद डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट अप्रोच फॉर स्पेसिफिक क्लास। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भाई अब इन कंट्रोल्स का मेरी ऑडिट अप्रोच पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब हर स्पेसिफिक क्लास पे हम लोग कैसे अपनी अप्रोच यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब कंट्रोल टेस्ट करने से मॉनेटरी अमाउंट का ट्रांजैक्शन का आपको कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, कंट्रोल टेस्ट करने से सिर्फ ये पता चलता है कि कंट्रोल अपना काम कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए इन्होंने बोला कि पूरा सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स का अलग चैप्टर है, वहां डिटेल में बात करेंगे। समझ में आ गया भाई यहाँ पे? यस और नो? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, कल हम लोग सब्सटेंसिव पढ़ना चालू कर देंगे, एक बार के लिए प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, है ना? कोई Yes, डाउट हो sir. तो बता दो भाई यहाँ तक। नहीं है कोई डाउट? Yes, समझ sir, में no आ गया जो doubt. पढ़ा दिया अभी? Yes, sir. ये पढ़ Yes, के sir. आ जाना, कोई डाउट हो तो कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Okay, Yes. sir. चलो बाय, गुड नाइट। Thank you, Thank sir. you, sir. Bye. Good night.